दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देश के हिंदुस्तान के सर्वोच्च अदालत के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी जो सबसे सर्वोच्च हैं, जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, जिसको कि CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और दो CJI के बारे में बात करेंगे। एक CJI जो कि जाने वाले हैं और दूसरे CJI जो कि आने वाले हैं, यानी इस देश के CJI बनने वाले हैं। मेरा इशारा साफ तौर पर है कि जो जाने वाले CJI हैं DY चंद्रचूड़, और जो आने वाले हैं वो है संजीव खन्ना। आपको पता होगा कि जो DY चंद्रचूड़ है वो अपने अंतिम कार्यकाल में है। 10 नवंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और वो रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जो अगले CJI होंगे वो जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, जो कि भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो इन्हीं दो लोगों के बारे में हम कुछ चीज़ें जिसको कि आपके सामने रखेंगे, ज़रूरी समझते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है उसको जानना और समझना। जो नए या नेक्स्ट CJI हैं संजीव खन्ना, उनसे पहले जो ये जाने वाले CJI हैं DY चंद्रचूड़, इनके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। DY चंद्रचूड़ जो है वो एक बहुत ही चर्चित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हिंदुस्तान में, और इन्होंने कई सारे ऐसे फैसले दिए हैं जिसकी कि खूब चर्चा हुई देश में, और इन्होंने वाहवाही भी लूटा है। कई मौक़ों पर इनकी बहुत प्रशंसा हुई है, कई मौक़ों पर इनकी आलोचना भी हुई है। लेकिन जिन फैसलों को लेकर के इनकी वाहवाही हुई है, अगर उन फैसलों को भी थोड़ा सा आप बारीकी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसको कि CJI चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्हीं कुछ 4-5 बिंदुओं के ऊपर मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, चूँकि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाला है, तो हम महाराष्ट्र को लेकर ही सबसे पहले शुरू करेंगे। महाराष्ट्र की जो अभी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, एकनाथ शिंदे जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पर किस तरीके से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, किस तरीके से वहाँ पर सत्ता पलटा गया, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसको कैसे तोड़ा गया, एकनाथ शिंदे को कैसे BJP ने, नरेंद्र मोदी ने अपने में मिलाया, और किस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हुई, उसको इस देश ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है वो एक तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, और गवर्नर की भूमिका के ऊपर भी CJI ने सवाल खड़ा किया था। तो एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जब महाराष्ट्र के अंदर गवर्नर की भूमिका पर आपने सवाल खड़ा किया, जब महाराष्ट्र में एक गैर कानूनी सरकार चल रही थी, तो CJI ने उस सरकार को चलने क्यों दिया, आगे कंटिन्यू क्यों किया, उस सरकार को बर्खास्त करके, और उस समय चुनाव कराने के आदेश क्यों नहीं दिया। ये एक सवाल है जो कि आज पूछा जाता है अक्सर CJI DY चंद्रचूड़ से। दूसरा जो चीज़ है वो बहुत चर्चित है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ, आपको पता है कि इस देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया था, और ये भी चीज़ें सामने निकल करके आई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे अधिक जो धन की उगाही है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, BJP ने किया था। CJI ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल करार दे दिया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि छुपा हुआ है, जिसके ऊपर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। जब CJI ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो एक अवैध तरीके से जिस धन को अर्जित किया गया है या जिस धन को प्राप्त किया गया है, वो धन भी तो गैर कानूनी ही हुआ, वो धन भी तो अवैध ही हुआ। लेकिन क्या CJI ने उस अवैध धन की रिकवरी करने के बारे में सोचा? क्या CJI ने उस अवैध धन के इस्तेमाल को
रोकने से संबंधित कोई आदेश या निर्देश दिया नहीं दिया, बल्कि उसी अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से उगाए गए पैसे से ही बीजेपी ने इस देश में चुनाव लड़ा, लोकतंत्र का चुनाव लड़ा, लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। यहाँ भी एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड के केस को लेकर के। तीसरी चीज़, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के समय आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर वोटों की गड़बड़ी की गई थी, किस तरीके से जो वैलिड वोट थे इंडिया गठबंधन के उसको इलीगल कर दिया था, उसको गलत साबित कर दिया था वहाँ के जो अधिकारी था अनिल मसीह जिसका कि नाम था। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुँचा था तो अनिल मसीह को डांटा खूब, सुनाया भी खूब, लेकिन अनिल मसीह को क्या सज़ा दी गई थी इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि हम इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या में जो व्यक्ति शरीक था, जो उसमें शामिल था, उसको क्या सज़ा मिला सीजीआई के द्वारा, ये हिंदुस्तान को आज तक पता नहीं चला। इसके अलावा एक दो घटनाक्रम ऐसे हुए हैं लेटेस्ट वाले जो कि सीजीआई के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। गणेश चतुर्थी का वो वाक़या आपको याद होगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी के दिन सीजीआई के घर चले जाते हैं और वहाँ पर गणेश पूजा का जो पूरा प्रोग्राम था उसको संपन्न कराया जाता है। बाकायदे उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। ये सब चीज़ें यूं ही नहीं हुई हैं और ये न्यायालय के निष्पक्षता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सीजीआई जो है वो केंद्र सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिले हुए थे। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आप इस देश के सबसे बड़े मुखिया हैं न्यायालय के, और उधर एक प्रधानमंत्री हैं जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर इस तरीके से जो धार्मिक जो चीज़ें हैं वो खुल करके सामने आप उसका प्रहसन नहीं कर सकते हैं, उसका आप दिखावा नहीं कर सकते हैं। आपको जिसको पूजा करना है कीजिए, आप अपने घर में कीजिए, वो आपका निजी चीज़ है, लेकिन उसका इस तरीके से पूरे देश के सामने सोशल मीडिया पर उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। ये एक गलत मैसेज देता है देश के अंदर, और वो काम सीजीआई ने किया था। ऐसा नहीं कि सीजीआई को ये चीज़ पता नहीं थी और उन्हें अनजाने में ये सब चीज़ें कर दिया, नरेंद्र मोदी के वो ट्रैप में आ गए, ऐसा सोचना उचित नहीं है। एक आखिरी चीज़ मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा इसमें, और वो था लेटेस्ट अभी जो राम मंदिर को लेकर के सीजीआई का बयान आया कि जब ये पूरा मसला देखा जा रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और फिर मैंने भगवान के निर्देश के अनुसार अपना फैसला सुनाया। ये अपने आप में एक बहुत ही अतार्किक बयान है, एक हास्यास्पद बयान है, क्योंकि आप इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई हैं और इस देश जो है वो भगवान के इच्छा के अनुसार नहीं चलता है बल्कि संविधान के अनुसार चलता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के जब आपको निर्णय देना है तो उसका क्या कानून में उसको लेकर के क्या व्याख्या किया गया है, कानून उसके संदर्भ में क्या कहता है, उसके आधार पर आपको डिसीजन देना होता है, न कि भगवान के निर्देश के अनुसार आपको डिसीजन देना होता है। भगवान आपको कहने के लिए नहीं आते हैं किस मामले में आप ये निर्णय सुनाइए, ये डिसीजन दीजिए। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अभी और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ चंद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको कि मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखने की कोशिश मैंने की है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो सीजीआई जो चंद्रचूड़ हैं, जो कि जाने वाले हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है, उनके काम करने के शैली के ऊपर सवाल खड़ा करता है, उनकी जो मनोदशा थी, उनके जो सोचने का तरीका था, उसके ऊपर भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। नेक्स्ट जो है, जो हमारे आने वाले सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, कई सारे ऐसे मामले रहे हैं जिसमें कि संजीव खन्ना साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या जो फैसला देने वाला पीठ है
उसका एक अहम हिस्सा ये रहे हैं। संजीव खन्ना के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि 1983 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया था और कई जगहों पर इन्होंने काम किया, जैसे दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में या फिर दिल्ली हाई कोर्ट सहित कई सारे न्यायालयों में इन्होंने प्रैक्टिस किया था। और जो कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें कि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हिस्सा रहे उस पीठ के, उसमें से 5-6 चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको कि मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो उसके एक अहम हिस्सा के रूप में ये शामिल थे। 370 को लेकर के जो फैसला हुआ था उस पीठ के भी हिस्सा संजीव खन्ना थे, जो कि बहुत चर्चित रहा था। इसके अलावा ईवीएम वाला जो मामला एक बार आया था कि जिसमें कि एक याचिका दर्ज की गई थी और ये कहा गया था कि ईवीएम के जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और इस याचिका को खारिज करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ही थे। इसके बाद केजरीवाल साहब को जो अंतरिम जमानत दी गई थी वो इनके द्वारा ही दी गई थी। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था जिसमें कि नई संसद भवन का निर्माण भी हुआ है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो बाकी के जो लोग थे उस पीठ के अंदर, उनमें से ये अलग राय रखने वाले व्यक्ति थे जस्टिस संजीव खन्ना, और इन्होंने खास करके ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, और इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक तरीके से खिलाफ थे, या इनका जो राय था वो बाकी लोगों से इतर था, अलग था। इसके अलावा अंतिम चीज़ जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, वो जो चीफ जस्टिस का ऑफिस होता है उसको आरटीआई के दायरे में लाने वाला जो मामला था उसका भी हिस्सा जस्टिस संजीव खन्ना थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे संजीव खन्ना के जिसमें कि ये हिस्सेदार थे, जिसमें कि इनका पार्टिसिपेशन था। और अब ये देखने वाला होगा कि जब ये हिंदुस्तान के 51वें सीजीआई बनेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, खासकर एक ऐसे वक्त में जब देश की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप करने को लेकर के उतारू है और लगातार कोशिश करती रहती है ताकि उसके फैसले को अपने पक्ष में, अपने फेवर में लाया जा सके। तो सीजीआई जो आने वाले संजीव खन्ना, इनके सामने भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां है। अब देखना होगा कि उन चुनौतियों को किस तरीके से ये निपटते हैं, किस तरीके से उसका समाधान खोजते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।